नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 के उस बेहद खतरनाक दौर की, जब अमेरिका और ईरान समझिए कि एक बहुत ही विनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़े थे। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो हर पल हर घंटे बदल रही थी। कभी लगता था बस अब जंग हुई, तो कभी शांति की एक हल्की सी उम्मीद जग जाती थी। तो आइए इस बहुत ही उलझे हुए और तेजी से बड़े संकट की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। पूरी दुनिया ने जैसे अपनी सांसें थाम ली थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक आखिरी चेतावनी दी थी और वो डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। सोशल मीडिया पर उनका जो ये मैसेज आया, वो सीधा सीधा एक न्यूक्लियर हमले का एक बहुत ही डरावना संकेत दे रहा था। मतलब एक पूरे देश और उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता को मिटा देने की धमकी। माहौल में ना एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। और फिर जब लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। चलिए देखते हैं कि दुनिया इस महाविनाश के मुंह से वापस कैसे लौटी। जी हां, हमले से ठीक 90 मिनट पहले, सिर्फ 90 मिनट, ईरान और अमेरिका अचानक 2 हफ्तों के सीज फायर मतलब युद्ध विराम के लिए मान गए। ये एक ऐसी खबर थी जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस समझौते के पीछे जिस देश का हाथ था, उसका नाम सुनकर तो सब चौंक गए। वो देश था पाकिस्तान। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे? दुनिया एक पूरी जंग के इतने करीब आ कैसे गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस संकट की शुरुआत में। अप्रैल के इस संकट को अगर हमें पूरी तरह समझना है, तो ये देखना होगा कि ये जंग शुरू कैसे हुई और कैसे, आप देखिए, बस कुछ ही हफ्तों में इतनी खतरनाक हो गई। तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा तब बिगड़ा जब 21 मार्च को ईरान की नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए एक के बाद एक 4 डेडलाइन दी, लेकिन ईरान ने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। और फिर आया 7 अप्रैल का वो दिन जब तबाही की आखिरी धमकी दी गई। इस 50 दिन की जंग की जो इंसानी कीमत थी, वो बहुत भारी थी। ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिका में कुल मिलाकर 4,000 से ज्यादा जानें गईं। इनमें 2,000 से ज्यादा ईरान में, 2,100 लेबनान में, 26 इजरायली और 13 अमेरिकी सैनिक थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिखरे हुए परिवार और अधूरी कहानियां हैं। और इन आंकड़ों के पीछे की जो सच्चाई है, वो तो और भी दिल दहला देने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 7,000 से ज्यादा परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध का ये वो असली चेहरा है जो अक्सर खबरों की सुर्खियों में कहीं खो जाता है। देखिए, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा खतरा था, वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से जुड़ा था, खासतौर पर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, जिसे 4 बार निशाना बनाया गया। जरा सोचिए, अगर इस प्लांट पर सीधा हमला हो जाता, तो चेरनोबिल जैसी भयानक आपदा आ सकती थी। उससे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता, वो पूरी खाड़ी के पानी को जहरीला बना देता और इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक रहता। इस पूरे संकट में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 3 अप्रैल को। एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका के दावों पर ही सवालिया निशान लगा दिया। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 3 अप्रैल, ईरान ने अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया। जेट में जो 2 क्रू मेंबर थे, वो ईरानी जमीन पर जा गिरे। एक को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन दूसरा दुश्मन के इलाके में ही फंस गया। 24 घंटे से ज्यादा वो छिपा रहा और जब बचने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी, तब उसने सिर्फ 3 शब्दों का एक रेडियो संदेश भेजा, ईश्वर महान है। ये एक ऐसा संदेश था जिसमें उम्मीद भी थी और शायद एक तरह से अलविदा भी। इसके बाद जो हुआ, वो एक ऐतिहासिक बचाव अभियान था। सबसे पहले CIA ने एक झूठी खबर फैलाई कि दोनों क्रू मेंबर बचा लिए गए हैं, ताकि ईरानी सेना अपनी खोज रोक दे। फिर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ने ईरान में घुसकर उस एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाला। ये एक बहुत ही मुश्किल और हिम्मत वाला ऑपरेशन था। उस एयरमैन के बचने के बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का ईरान के एयरस्पेस पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। इस एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ था। एक फाइटर जेट गया, एक युद्धक विमान, 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ये जीत की एक बहुत बड़ी कीमत थी। अच्छा, अब वापस आते हैं उस अचानक हुए युद्ध विराम पर। यह समझौता जितना हैरान करने वाला था, उतनी ही जल्दी इसमें मुश्किलें भी खड़ी होने लगी।
सीज फायर का ऐलान हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जो पाकिस्तान की घोषणा के बिल्कुल उल्टा था। इस एक बात ने शुरुआत में ही शांति की पूरी कोशिश को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू तो हुई, लेकिन एक ऐसा मुख्य मुद्दा था जिस पर दोनों पक्ष बिल्कुल भी सहमत नहीं हो पाए और आखिर में सारी बातचीत टूट गई। 21 घंटे तक ये बातचीत चली। इसमें ईरान ने अपनी 10 मांगें रखीं। इनमें सारी पाबंदियां हटाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कंट्रोल मानने और सबसे जरूरी यूरेनियम को एनरिच करने के अपने अधिकार को स्वीकार करने की मांग शामिल थी। और यही वो मुद्दा था जिस पर आके सारी बात अटक गई। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए इसे रोकने को तैयार था। दोनों के बीच एक इतनी बड़ी खाई थी जिसे भरना नामुमकिन सा लग रहा था, और यही वो असहमति थी जिसने शांति के हर रास्ते को बंद कर दिया। जैसे ही बातचीत नाकाम हुई, ट्रंप ने ईरान पर दबाव और बढ़ाने के लिए अमेरिकी नेवी को ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी करने का आदेश दे दिया। इससे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अब जैसे जैसे सीज फायर की आखिरी तारीख पास आ रही थी, इस संकट का असर पूरे इलाके पर दिखने लगा था और कई बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे। इस तनाव का सीधा असर भारत पर भी पड़ा। 18 अप्रैल को ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 8 भारतीय जहाज़ों पर गोलियां चलाईं और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इन जहाज़ों में एक सुपर टैंकर भी था जिसमें 20 लाख बैरल कच्चा तेल था। और अब हम कहानी के मौजूदा दिन पर पहुंचते हैं। 22 अप्रैल को 2 हफ्तों का ये नाजुक सा युद्धविराम खत्म होने वाला था और स्थिति एक बार फिर से बेहद अस्थिर हो गई थी। तो आखिर में हम इन 2 बड़े और अनसुलझे सवालों के साथ रह जाते हैं। क्या कोई समझौता हो पाएगा, या ये इलाका एक बार फिर विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस जाएगा? और अगर कोई समझौता हो भी जाता है, तो क्या इजराइल, जो इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसे मानेगा? इन सवालों के जवाब ही न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे।